नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है CA IPCC मई 2017 का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, चूरू राजस्थान के गौरव सरावगी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। हम आपको बता दें, गौरव महज 17 साल के हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यह सफलता हासिल की है। इन्होंने जयपुर में रहकर ही CA IPCC की तैयारी की है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव। थैंक यू। तो गौरव बताइए, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हियरिंग योर रिजल्ट? मैम, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ जब मेरा रिज़ल्ट आया कि मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। मैंने सर से 2 बार कंफर्म किया, उसके बाद मैंने खुद मेरा रिज़ल्ट देखा तो बिलीव हुआ कि मेरी फ़र्स्ट रैंक आई है। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया। तो कभी आपने सोचा कि नहीं मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, कभी ऐसा दिमाग में आया वो थॉट? हाँ ज़रूर, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आए और मैं उसके लिए खूब हार्ड वर्क करूँ। तो गौरव, आप हमें बताइए कि इस सफलता के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी जो आपने फॉलो की उस टाइम पे? मैम, हमारा जो भी शेड्यूल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो ड्यूरिंग द कोचिंग टाइम एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोचिंग टाइम। जब कोचिंग चलती थी तो हम 7-8 घंटे तो यहाँ पे कोचिंग में अपना टाइम डिवोट करते थे, और उसके बाद हॉस्टल में जाने के बाद वहाँ पर अपना जो भी होमवर्क मिलता था उसे कंप्लीट करते थे, और उसके बाद जो भी हमारे एग्ज़ाम्स शेड्यूल होते थे उनको फुल प्रिपरेशन करते थे। हाँ, जो भी मॉक टेस्ट यहाँ पर होते हैं वो। और जब हमारे कोचिंग कंप्लीट हो गई नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद हम डेली 10 to 12 आवर्स स्टडी करते थे। अपने जो भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिवोट करना और उसकी फुल प्रिपरेशन करना। उसके बाद मॉक टेस्ट देना। उससे क्या होता है कि जैसे 4 to 5 आवर्स जिस पेपर को करने में लगते हैं उसको हम 3 आवर्स में करने के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। तो ऐसा मार्च तक चला। फिर अप्रैल में जैसे एग्ज़ाम का 1 मंथ रहा, तो उस टाइम जैसे 7 सब्जेक्ट्स थे तो अराउंड 3 to 4 डेज़ ईच सब्जेक्ट को देना, और इस तरह से हर सब्जेक्ट की 3 से 4 बार हमने पूरी की पूरी रिवीजन कर लिया। और एग्ज़ाम का शेड्यूल पूरा चेंज हुआ होगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल अलग से प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट पे, तो उस टाइम पे आपने कैसे मैनेज किया? मैम, जब प्रेशर आता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कॉन्फिडेंस बिल्डअप की। तो उसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर चेयरमैन है मिस्टर आशीष शर्मा सर, उनके फ़ोन आते रहते थे। वो हमारा कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं जाने देते थे। हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना। और मेरे पेरेंट्स हैं वो भी मुझे कहते रहते थे कि मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम मेहनत करो। तो आपका डेली का जो रीडिंग का शेड्यूल था, कितने घंटे आप रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते थे? मैम, ड्यूरिंग द कोचिंग हम आफ्टर कोचिंग 7 to 8 आवर्स पढ़ते थे, और जब कोचिंग नवंबर-दिसंबर में ख़त्म हो गई तो उसके बाद 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ते थे। तो गौरव, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा जिस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, रिजल्ट आता है, पता लग जाता है कि हमारे किस तरीके से पेपर्स जा रहे हैं, तो आपको कहीं लगा कि नहीं मेरा फर्स्ट रैंक आएगा? और ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं, कहीं ना कहीं लग जाता है, पहले से पता होता है, तो ऐसा कुछ? मैम, जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो रिज़ल्ट जब अच्छा आता है तो एक तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ सकती है। और मैंने VSI ज्वाइन भी इसीलिए किया था कि मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ सके। तो आपको ऐसा क्यों लगता था कि VSI से अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट इंडिया रैंक में आने का वो मिलेगा? मैम, ये इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें पहले भी 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ चुकी है, और ऑल इंडिया में सबसे हाईएस्ट IPCC के मार्क्स भी इसी इंस्टीट्यूट से थे। और हर साल कम से कम 10 से 15 रैंक इस इंस्टीट्यूट से आती है, इसलिए मेरे को लगा कि इस इंस्टीट्यूट से मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ सकती है। तो आप जब एडमिशन लिया तभी से आपको एक था कि नहीं मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी ही है? हाँ ज़रूर, इसीलिए तो हम हार्ड वर्क भी करते हैं, और सारा मोटिवेशन इसीलिए होता है कि हम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकें। तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एनी टाइम इंस्पायर किया। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे तो वो मुझे ज़रूर कहते थे कि तू मेहनत कर, जो भी रिज़ल्ट आता है उसकी तरफ ध्यान मत दे। हमेशा से फैमिली की तरफ से मोटिवेशन होता है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें कभी डिमोरलाइज़ नहीं करता था। वो हमें हमेशा हमारे फेलियर पॉइंट्स बताता था कि हम क्यों किस पॉइंट्स पे फेल हो रहे हैं, और उन पे हमें वर्क करवाते थे ताकि हमारा रिज़ल्ट और बढ़िया आ सके। तो इससे हमारे मार्क्स में +20-30 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिससे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है।
तो गौरव, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रेस रहता है, कई बार हमारे पेपर ख़राब हो जाते हैं, कई बार पेपर्स के बीच में गैप कम होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो आपने किस तरीके से वो स्ट्रेस मैनेज किया? मैम जैसे हमारे मई 17 में जब अकाउंट्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि मेरा पेपर बिगड़ गया है, तो मेरे को भी एक बार डिप्रेशन हो गया था कि मेरे कितने पेपर्स के बीच में आप डिप्रेशन में उस हाँ, टाइम? तो फिर जब रिज़ल्ट आए तो उसमें मार्क्स बहुत बढ़िया आए थे। पर जब मतलब पेपर हुआ था उसके बाद जब एक बार डिप्रेशन हो गया तो मेरे पास आरती शर्मा सर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम इस पेपर पे अब ध्यान मत दो, तुम्हारा अगला पेपर लॉ का है, तुम उस पर फोकस रखो अपना, और तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर के कारण तुम्हारे लॉ का पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको एक मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ रही जो फैमिली से मिली या फिर सर से, आपके सर से मिली, तो वो आपको एक पूरा हील करने का काम किया वो वाला। तो गौरव, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके जूनियर्स अगर उन्हें बोलते हैं, तो आप क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए? क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए? मैम सबसे पहली चीज़ तो होती है डिसिप्लिन स्टडी, मतलब रेगुलर स्टडी, जो भी मतलब डेली के 7 to 8 आवर्स शुरू में, और जब एग्ज़ाम डेज आ जाए तो अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ने होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉपर गाइडेंस, मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, टीचर्स आपको फुल सपोर्ट दें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, और इससे आपका रिज़ल्ट बढ़िया है। तो एक स्टूडेंट का होता है कि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कभी भी स्ट्रेस में आ जाते हो या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वो स्टूडेंट्स को हमेशा से ही करते रहना चाहिए। तो आप क्या मतलब एक स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए? मैम जैसे कोई भी रैंक आती है तो उसमें मतलब एक सिस्टम फॉलो होता है, तो जैसे हमारे बीएसआई में एक सिस्टम बना हुआ है मॉक टेस्ट सीरीज़ का, तो उसमें जैसे जो भी टाइम डिवाइडेड होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, तो फिर उससे उस सब्जेक्ट की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है कि एग्ज़ाम के दिन में वो पूरा सिलेबस हम एक दिन में कवर करने के काबिल हो जाते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए और उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके लिए फुल्ली डिटरमाइंड होकर उस टारगेट के अलावा और कुछ टिकना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बीएसआई चेयरमैन सीए आशीष शर्मा। सर, जहां एक रैंक लाना बड़ा मुश्किल होता है, वहां आपके इंस्टीट्यूट से 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक स्टूडेंट्स ने हासिल किया है, तो सर इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं? इस सीए में एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि सीए का रिजल्ट बहुत टिपिकल रहता है, लेकिन हम इस मिशन पे वर्क कर रहे हैं कि सीए आईपीसीसी इज ईजियर देन क्लास 12th, और उसी का परिणाम ये है कि हमने सीए में फेल होने के जितने भी रीजन्स हैं सबको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है और उसको हम दूर करा देते हैं, और हमने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम तैयार किया है कि उस सिस्टम को फॉलो करेगा कोई स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसी का रिजल्ट है कि हमारे 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, जबकि अभी तक इंडिया की ये पोजीशन है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक बार से ज़्यादा फर्स्ट रैंक कहीं से नहीं आई। अब सिस्टम फॉलो करना या नहीं फॉलो करना स्टूडेंट्स के हाथ में है। जो स्टूडेंट फॉलो करेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इवन फर्स्ट रैंक के अलावा और भी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सीपीटी में काफ़ी कम मार्क्स हैं, फिर वो ऑल इंडिया रैंक्स पे आ गए, क्योंकि ये केवल और केवल इस सिस्टम का रिजल्ट है। तो सिस्टम फॉलो करेगा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर, बुक स्टडीज़ का जो होता है, मटेरियल होता है, वो काफ़ी हद तक सारी कोचिंग्स का सेम होता है, लेकिन एक टाइम टेबल जो शेड्यूल यहाँ का जो आपके इंस्टीट्यूट को बिल्कुल अलग बनाता है, वो क्या शेड्यूल, क्या गाइडलाइंस हैं यहाँ के लिए? देखिए, होता क्या है कि अभी सीए में जितना रिजल्ट डाउन आ रहा है उसका एक ही रीज़न है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और मार्केट की बुक्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट पे ध्यान देते ही नहीं है, और मार्केट बुक्स इस तरह से लिखी हुई होती है कि सी इंस्टीट्यूट के रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करती। अब ये मान लीजिए कि अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं तो भी सी का रिजल्ट और भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करते हैं, कोचिंग वाले अगर रिजल्ट पे ओरिएंटेशन हो जाएं और मेहनत करने लगें तो आराम से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये ईजी एग्जाम 12 से भी ईजी एग्जाम है, केवल कोचिंग वालों ने इसको टिपिकल कर रखा है। आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग के लिए, उन्हें किस तरीके से आप नर्चर करते हैं, किस तरीके से उनके लिए गाइडलाइंस बनाते हैं, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं? हमारे हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिस्टम तैयार किया जाता है। कोई स्टूडेंट रैंक के लिए आता है, उसको रैंक के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। कोई स्टूडेंट पास होने के लिए आता है, उसको पास के लिए प्रिपेयर करवाते हैं।
होता क्या है कि अगर एक ही स्ट्रेटेजी सभी स्टूडेंट से अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट जिस लेवल पे है उसके लिए अलग से प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से उसको वर्किंग आनी पड़ेगी, जिससे कि उसको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। थैंक